नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास 15वें नंबर का है। इससे पहले हम 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक फीडबैक चाहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्लास से क्या हटाना है या फिर क्या जोड़ना है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बढ़ाना है या घटाना है, स्टैटिक जीके को अलग करना है, मैथ वीडियो को अलग करना है या साथ ही में दोनों को एक ही वीडियो में रखना है। अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? यदि किसी समचतुर्भुज मतलब रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका पहला विकर्ण मतलब फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो उसका दूसरा विकर्ण मतलब सेकेंड डायगोनल उसका निकालना है। रोम्बस समचतुर्भुज का फिगर क्या होता है? ये होता है स्क्वायर से ही बनता है, ठीक है। इसका सभी साइड मान लीजिए कि ए है, ए मान लिए और नाम दे दीजिए ABCD। ABCD तो रोम्बस में आपका AB पैरेलल होता है CD का, मतलब AB पैरेलल होता है, समांतर होता है CD का, और BC समांतर होता है AD का। AB पैरेलल होता है CD का और BC समांतर होता है AD का। जो इसमें डायगोनल है, ये डायगोनल है, विकर्ण जिसका है जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करता है। कितने डिग्री पे करता है? 90 डिग्री पे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक यहाँ से आप लंब दे दीजिए, परपेंडिकुलर दे दीजिए, तो इसका एरिया आप 3 याद रखिएगा। एरिया निकालने का, एरिया डायगोनल पहला डायगोनल है और ये वाला सेकेंड डायगोनल है, डायगोनल 2 है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है इसका है 1/2 डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। इसको याद रखिएगा। एक ये फार्मूला है, एक फार्मूला है आपका एरिया निकालने का रोम्बस का समचतुर्भुज का। ए मतलब उसका साइड भुजा इंटू H, जो इसका परपेंडिकुलर हम डाले हुए हैं H हाइट A, ठीक है। इसका यहाँ से एरिया निकाल लीजिएगा। थर्ड इसका फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए कि एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का तीसरा फॉर्मूला है A² साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से 3 मेथड से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का समचतुर्भुज का। तो हमको क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, डायगोनल एक दिया हुआ है, डायगोनल दूसरा पूछा है। तो हम इस फार्मूला का यूज करके इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। क्या था इसका? एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू डायगोनल 2। पुट कीजिए, कितना दिया हुआ एरिया? 96 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/2 गुना डायगोनल 1 6 दिया हुआ है। आपको D2 डायगोनल 2 निकालना है। तो 6 से 96 16 बार में कटेगा और ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको D2 का वैल्यू मिल जाएगा 16 दूना 32 सेंटीमीटर। D2 का वैल्यू आपको मिल गया है 32 सेंटीमीटर, जो कि आपका ये फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। क्या है क्वेश्चन? सेकंड नंबर, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि पिघलाया जाता है या फिर गलाया जाता है या फिर मोड़ के एक शेप से दूसरा शेप में चेंज किया जाता है। तो आपको हमेशा अगर 3D डायग्राम हो, डायग्राम आपका 3D हो, तो आपको उसका वॉल्यूम को बराबर करना है। क्या करना है? उसका आयतन को
बराबर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 2D फिगर है, आपका 2D फिगर है तो आप उसका परिमाप को बराबर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? परिमाप को, यानी उसका पेरीमीटर को, दोनों तरफ का पेरीमीटर को बराबर कर दीजिए। गोला दिया है बड़ा वाला, इसको पिघलाकर जलाकर 3 गोला बनाया गया है, 3 गोला। तो यहाँ पे जो गोला है ये कैसा फिगर है? 3D फिगर है। ये वृत्त नहीं है, वृत्त आपका 2D फिगर होता है, लेकिन गोला है आपका वो 3D फिगर होता है। ठीक है, तो फिगर 3D है तो हम क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम को बराबर करेंगे, इसका आयतन को हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो हमको गोले का आयतन कितना होता है पता है हम लोग को? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कितना होता है? 4/3 पाई आर, कैपिटल लेते हैं इसका बड़ा वाला का। ठीक है, बराबर इसका आयतन 4/3, क्योंकि सभी में कॉमन आने वाला है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इसका रेडियस R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। ठीक है, 4/3 चला जाएगा, पाई से पाई चला गया। आर क्यू मतलब जो कैपिटल आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्या था फार्मूला हम लोग का? कैपिटल आर का क्यू बराबर R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। ठीक है, R1 आपका दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है तो इसको आप 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं। व्यास दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं, इसका 5 सेंटीमीटर होगा। तो 6 का क्यूब कीजिए, 6 का क्यूब R1 3 का क्यूब होगा प्लस R2 का क्यूब 5 का क्यूब होगा प्लस R3 का क्यूब हो जाएगा। तो 216 आ जाएगा ये, बराबर 27 प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस R3 का क्यूब। 216 में से 152 घटाइए, 216 में से 152 घटाइए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये बच्चा है 21 में से 15 6 64 बचा, मतलब R3 का क्यूब आपका 64 आया है। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 4 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 पावर चला जाएगा तो R3 कितना मिला आपको? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो थर्ड आपका गोला है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो आपका इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कितना होता है एरिया? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई के टर्म में ही निकालना है, तो पाई को हम रहने देंगे, और आर का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16। तो एरिया कितना आ गया? 16 × 4 64 पाई इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? कौन कौन है? एक रोहन के पिताजी हैं, और कौन है? रोहन है। क्या क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी है। तो मान लीजिए कि हम रोहन की आयु 1 रेशियो लेते हैं, तो पिताजी की आयु 8 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि 8 गुनी है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले का था और 5 वर्ष बाद बोल रहा है। ये 5 वर्ष पहले का था, देख लीजिए, और ये 5 वर्ष बाद का है, तो दोनों मिलाकर 10 वर्ष हो जाएगा, इसीलिए 10 वर्ष यहाँ पे ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है?
कि रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन का एज निकालना है, वर्तमान आयु। तो रोहन का वर्तमान एज कितना है, 1 रेशियो का है, आपको 1 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिएगा, 3 को 8 से कैंची मार गुना कीजिए, कितना आएगा 24, और 10 को 1 से गुना कीजिए, 10 आएगा, दोनों को घटा दीजिए। 24 को 10 से घटा दीजिए, कितना आएगा 14, और अब और क्या करना है, 3 को 10 से कैंची मार गुना करना है, और 10 को 10 से कैंची मार गुना करना है, दोनों को घटा देना है। 10 को 10 से 100, और 3 को 10 से गुना करने पर 30, 100 माइनस 30 कितना आएगा 70। तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका 5 आ गया। ठीक है, तो रोहन है 1 रेशियो का वैल्यू है, तो 1 रेशियो का कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये जो आपका रेशियो था ये 5 वर्ष पहले का था, 5 वर्ष पहले का था। तो वर्तमान आयु उसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो रोहन का वर्तमान एज 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर x-1 इंटू y-2 है, जब जहाँ ये x है और y है, जहाँ x और y पूर्णांक है, तो आपको 2x प्लस y का मान क्या होगा यही निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेगा आपको ना, तो आप हमेशा वैल्यू पुट अपनाइए, वैल्यू पुट कीजिए। तो हमको क्या करेंगे, हम इधर का टर्म को 0 बनाएंगे ताकि हमको x y का वैल्यू मिल जाए। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमको यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इधर का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मान लीजिए कि हम x का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इधर का टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ भी x पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y-2 का स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो गया था। ठीक है, तो y-2 बराबर 0, यानी y बराबर आपका यहाँ से 2 आ गया, और x का वैल्यू हम कितना लिए थे, 1 लिए थे, 1 लिए थे। तो आपको x का भी वैल्यू मिल चुका है, y का भी वैल्यू मिल चुका है। आपको कितना निकालना था, 2x प्लस y निकालना था, 2x प्लस 3y। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात दिया हुआ है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 रुपये का वृद्धि होता है तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है। मनोज का वर्तमान वेतन कितना है यह आपको निकालना है। 2 लोग हैं, विनोद है, विनोद और कौन है, मनोज। मनोज, उनका वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है, 6:7, ये आपका वर्तमान है। और क्या दिया हुआ है, यदि दोनों का वेतन में 16,000 रुपये का वृद्धि होता है, 16,000, 2 3 प्लस इधर भी 16 कर दीजिए, तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8:9 हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, मनोज का वर्तमान निकालना है। तो मनोज का वर्तमान आपका कितना है, 7 है, इन्हें वर्तमान है, तो मनोज का वर्तमान आपका 7 रेशियो का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या कीजिएगा, कैंची मार गुना कीजिए, 9 गुना 6 54, और 8 गुना 7 56। तो 56 में से 54 घटा दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और 9 को 16 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा,
8 को 16 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 128 आएगा। तो फिर से आपका 16,000 का डिफरेंस आ जा रहा है, 16,000 का। तो एक रेशियो का कितना वैल्यू मिल गया, 8,000। तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहीं 7 रेशियो है, मनोज का वर्तमान वेतन कितना होगा, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56,000 मतलब 56K, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रहा है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आपको पता था ना कि मेरा जो मूल संविधान था उसमें टोटल 14 भाषाएं थी, 14। अभी कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 14 में 8 भाषा एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, इसमें 8 भाषा को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तभी जाकर 22 हुआ है। तो 8 भाषाएं को 3 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 3 कौन कौन सा है, 21वां, 71वां और 92वां, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, 21वां, 71वां और 92वां। 21वां संविधान संशोधन के अनुसार एक भाषा जोड़ा गया है। कौन सा भाषा जोड़ा गया है, सिंधी। कौन सा, सिंधी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़े गए हैं। इसके अनुसार 1, इसके अनुसार 3 और इसके अनुसार 4 भाषा जोड़ा गया है। टोटल 8 भाषा हो गए। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन था, इसके अनुसार 3 भाषा, कौन कौन, कोंकणी, कहाँ पे, गोवा में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, जो 92वां संविधान संशोधन था इसके अनुसार 4 भाषा, कौन कौन, कैसे याद रखेंगे, DBMS, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। फिर से बोल देते हैं, लिख देते हैं, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये आपका हो गए 92वां संविधान संशोधन के तहत। 71वां से 3 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 21वां संविधान संशोधन से एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। तो क्या पूछा था, सिंधी के लिए 21। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थे, 8 भाषा को ऐड किया गया है, जो कि 21वां संविधान संशोधन 71वां से और 92वां से, 92वां से 4, 71वां से 3, 21वां से 1। कौन सा, सिंधी भाषा। 71वां से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92वां से डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, जिसको हम DBMS शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन। ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से। किससे, पंचायती राज से। ठीक है, हमारा कौन सा आर्टिकल पंचायती राज व्यवस्था से है, तो आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, हमको बताता है कि पंचायत का गठन होना चाहिए। ठीक है, इससे और क्वेश्चन पूछता है कि कब से लागू हुआ था। ये तो अधिनियम था, 73वां संविधान संशोधन 1992 का लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, क्योंकि इसी समय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था। इससे पहले 1958 में ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, 1958 में ही स्टार्ट हो गया था। जो हम लोग का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने 3 टियर सिस्टम दिया था, त्रिस्तरीय प्रणाली दिया था। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद का दिया था। यह नियम 2 अक्टूबर 1959 में ही लागू हो चुका था। कौन सा, 3 टियर सिस्टम। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपका एक राजस्थान का नागौर जिला है। कौन सा, नागौर, वहाँ से ही स्टार्ट हो चुका था 2 अक्टूबर 1959 से ही।
बाद में जाकर इसको 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, पूछता है एग्जाम में जो 3 स्तरीय जो हम लोग का पंचायती राज व्यवस्था है किसने दिया था, 3 टियर किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। कब दिया था, 1958 में। एक और पूछता है कि जो टू टियर है, 2 स्तरीय है, किसने दिया था, तो अशोक मेहता ने। कब दिया था, 1977 में। ठीक है, 1977 में दिया था अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों पर कितने भाषाएं दिए रहते हैं, कितने लैंग्वेज रहते हैं भारतीय नोटों पे, तो टोटल 15 भाषाएं दिए रहते हैं नोट पे। नोट छापने वाली एजेंसी भारत में 2 हैं। नोट छापने के लिए भारत में 2 एजेंसियां हैं। कौन कौन है 2 एजेंसी, तो एक एजेंसी है आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 एजेंसियां हैं। ठीक है, ये 2 एजेंसियां भारत में नोट छापती हैं। और कहाँ कहाँ छापती हैं ये भी पूछता है आपसे। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा एजेंसी नोट छापती है, आपसे पूछेगा कि नोट कहाँ कहाँ छपता है। तो जो आपका है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 जगह नोट छापती है। कहाँ कहाँ छापती है, तो एक है आपका नासिक में छापती है, नासिक में, और एक छापती है आपका देवास भी होगा, देवास में। ठीक है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और देवास कहाँ है, एमपी में। और ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसका 2 जगह ये भी छापता है। ये कहाँ कहाँ छापता है, एक है मैसूर, कहाँ पे है, कर्नाटक में, और एक है सालबोनी, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 4 जगह भारतीय नोट का छपाई होता है, नासिक में, देवास में, मैसूर में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। कौन कौन सा 2 एजेंसियां हैं, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए इतना हो गया इसका छपाई से। नोट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता चुके हैं भाषाएं 15 हैं नोट पे। 1 रुपये का जो नोट पहले आता था वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उस पर सिग्नेचर किसका होता था, उस पर सिग्नेचर होता था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसका सिग्नेचर होता था। ठीक है, लेकिन 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी नोट है सभी पे आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है। अब भी 2016 के बाद 2 रुपये का नोट और 5 रुपये का नोट बंद हो चुका है, ये अभी नहीं है। मार्केट में अभी क्या चीज़ का नोट अभी चल रहा है, मार्केट में अभी क्या क्या चीज़ का नोट चल रहा है, तो अभी चल रहा है आपका 10 रुपये का, 10 रुपये का चल रहा है, 20 रुपये का चल रहा है, 50 का चल रहा है, 100 का चल रहा है, 200 का भी है, 500 चल रहा है और 2000 का नोट चल रहा है अभी। ठीक है, एग्जाम में इस नोट से क्वेश्चन क्या बनता है कि 10 रुपये के नोट पे कौन सा फिगर है, 20 रुपये के नोट पे कौन सा है, 50 का कौन सा है, 500 का कौन सा है, 2000 कौन सा, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो 10 रुपये के नोट पे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कौन सा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको कि हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जानते हैं। कहाँ पे है, उड़ीसा में। 20 रुपये के नोट पे क्या फिगर आता है, एलोरा की
गुफा। 50 रुपये के नोट पे इसका फिगर होता है हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव, क्या चीज, रानी की वाव, गुजरात में है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है, कहाँ पे है, एमपी में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। 500 रुपये पे किसका फिगर है, लाल किला का, किसका है, लाल किला, रेड फोर्ट। 2000 रुपये पे किसका फिगर है, मंगलयान का, मंगलयान का। ठीक है, इतना हो गया। अब आप एक और चीज बता दीजिए कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला गया था। तो आपको डाला गया था 1984 में, कोणार्क का सूर्य मंदिर को। एलोरा का गुफा को 1983 में स्टार्टिंग में ही डाल दिया गया था। हम्पी को 1986 में डाला गया था। रानी की वाव अभी करंट है, 2014 में इसको डाला गया था। कहाँ पे है, गुजरात में। सांची का स्तूप अभी एनटीपीसी में पूछा भी है क्वेश्चन, 1989 में डाला गया था इसको। लाल किला को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। मंगलयान हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। ठीक है, इतना आपको नोट से याद रखना है। कितनी भाषाएं, 15 भाषाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया है। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में, पहले राज्य सूची में था शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, बाद में उसको समवर्ती सूची में डाला गया है। जो हम लोग का अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि संघ में है, कि राज्य में है, कि समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा पहले राज्य सूची में था, उसको हटा के समवर्ती में डाला गया है। वही पूछ रहा है कि कब डाला गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत डाला गया था। शिक्षा ही नहीं, 5 और चीज थे जो कि इसी के साथ में राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। कौन कौन सा चीज था, तो था आपका शिक्षा तो हो ही गया, शिक्षा तो हो ही गया, एजुकेशन तो हो ही गया। एक और क्या था, और था आपका फॉरेस्ट मतलब वन। और था आपका नापतोल मतलब वेट एंड मेजरमेंट। जस्टिस मतलब न्याय, 4 हो गए। और एक था आपका, एक और आपका क्या था, हाँ, वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जीव के बारे में। ठीक है, ये 5 चीज को आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। क्या का, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, जस्टिस और जंगली जीव के हटा के इसको डाल दिया गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, 44वां संविधान क्या था, कल आपको बता चुके हैं। संपत्ति का अधिकार, जो कि मेरा मौलिक अधिकार में था, उसको वहां से हटा दिया गया है। और कहाँ कर दिया गया है, तो भाग 12 में, कहाँ पे, भाग 12 में आर्टिकल नंबर 301 के तहत उसको लीगल राइट बना दिया गया है, कानूनी अधिकार उसको बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या है, 86वां संविधान संशोधन। इसके अनुसार पहले तो जो मेरा मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज था, उसमें 11वां कर्तव्य को डाला गया है। पहले 10 थे, 11वां को डाला गया है। और आपका मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 21 को ऐड किया गया है, जो कि बताता है कि माता पिता को संदेश दिया जाता है कि अपने बच्चे को, जो कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन देना नेसेसरी है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, 36वां संविधान संशोधन क्या था, 1975 में सिक्किम को, किसको, सिक्किम को भारतीय देश का 22वां राज्य घोषित किया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे से किस क्षेत्र में मिलते हैं? ईस्टर्न घाट मतलब पश्चिम मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक दूसरे से कहाँ पे मिलते हैं उसके बारे में बताना। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी एरियाज में मिलते हैं। मान लीजिए कि ये आपका भारत का वेस्ट सदर्न साइड है, तो ठीक है, तो ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट, और ये आपका हो गया पूर्वी घाट जो कि आपका नीलगिरी एरिया में मिलते हैं। ये आपका है नीलगिरी एरिया, नीलगिरी क्षेत्र। ठीक है, नीलगिरी क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है उसका नाम बताइए। यहाँ पे कौन सा जनजाति पाए जाते हैं? जनजाति, उसका नाम बताइए नीलगिरी एरिया में, बताइए। तो चोटी तो है, क्या नाम है? दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। ठीक है, कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे पाया जाता है टोडा, टोडा जनजाति। बहुपतित्व का नियम चलता है, मतलब जो वहाँ की औरतें हैं एक से ज़्यादा पति रख सकती हैं, टोडा जनजाति। यहाँ पे एक और जनजाति पाई जाती है, कौन सा? जौनसारी। कौन सा? जौनसारी। ये जनजाति उत्तराखंड में भी पाया जाता है और यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अक्षांश कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट को दो भागों में विभाजित कर देता है? तो आपका है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका जो पश्चिमी घाट है उसको दो भागों में बांट देता है। एक समिति का गठन हुआ था वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, उस समिति का नाम पूछता है। उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था गौडगिल समिति। कौन सा? गौडगिल, माधव गौडगिल समिति नाम था उनका, पूरा नाम माधव गौडगिल समिति था, जो कि पश्चिम घाट से रिलेटेड थे। ठीक है, और क्या पूछता है पश्चिम घाट से? हाँ, यही याद रखिए कि पश्चिम घाट 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको दो भागों में बांटती है, और इसका समिति का नाम था माधव गौडगिल समिति। ठीक है, चोटी उसका दोदा बेटा हो गया। नीलगिरी एरिया का जनजाति टोडा जनजाति और जौनसारी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। महेंद्रगिरी एरिया कहाँ पे है? ये आपका लगभग उड़ीसा वाला क्षेत्र में है, महेंद्रगिरी एरिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्तकालीन रचना एवं रचनाकार के बारे में बताना है आपको। हम एक ही साथ सभी चीज़ें एक ही साथ दे दिए हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाते थोड़ा सा और लेट होता। ठीक है, इसीलिए आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। कालिदास इम्पोर्टेंट है, इनका जितना भी रचना है सभी इम्पोर्टेंट है। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, विक्रम वर्षियम, मेघदूत, ऋतुसंहारम, इनका सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और ऋतुसंहारम किसका है? कालिदास। ठीक है, जो कि गुप्त वंश में इनका दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके शासन में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, विष्णु शर्मा, रचना है इनका पंचतंत्र। ठीक है, मुद्रा राक्षस अब देवी चंद्रगुप्तम, किसका रचना है? विशाखदत्त। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसका रचना है? तो विशाखदत्त का। ठीक है, कृतार्जुनियम किसका? भैरवी का। स्वप्नवास दत्तम किसका? भास का। ठीक है, अमरकोश जो कि एक डिक्शनरी था, अमरकोश अमर सिंह। ठीक है, मृक्ष कटिकम किसका था? शूद्रक का। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर रेलवे या एसएससी के क्वेश्चन कितने टाइम पूछा हुआ है सब क्वेश्चन। बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका किसका है? वराह मिहिर का। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ये सब सवाल कितना घुमा घुमा के सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ क्या था। ठीक है, चलिए लीवर के बारे में जान लीजिए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन है कितना? 1.5 kg इसका वजन रहता है। ठीक है, लीवर से ही बाइल जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है, जो कि कहाँ जाके स्टोर होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में जाके स्टोर होता है।
ठीक है। जब हमारा शरीर पीत का निर्माण ज़्यादा करने लगता है, पीत मतलब बाइल जूस का, ठीक है, जब ज़्यादा निर्माण करने लगता है तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया हो जाता है हमको, ठीक है, जॉन्डिस रोग हो जाता है, ठीक है। यकृत का क्या काम है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना, ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर करके रखता है। इंसुलिन का नाम सुने होंगे, ठीक है, जो मेरा पेनक्रियाज है जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, उसमें जो लैंगरहांस की आइसोलेट होते हैं, कणिकाएं होती हैं, उसमें बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। यही इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लाइकोजन जाके लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यूरिया और पीतरस का निर्माण भी यही होता है, पेशाब यहीं से बनता है, बाइल जूस यहीं से बनता है, लीवर से ही बनता है। जितना भी अतिरिक्त फैटी एसिड है उसको फैट में बदल देता है, कौन सा? लीवर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, ये सब रोग किसको इफेक्ट पहुंचाता है? बॉडी का कौन से ऑर्गन को प्रभाव पहुंचाता है? किसको पहुंचाता है? लीवर को, ठीक है। अधिकतर हेपेटाइटिस का पूछता है तो लीवर को इफेक्ट पहुंचाता है। लीवर का स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है, हिपैटोलॉजी बोलते हैं लीवर के अध्ययन को, ठीक है। चलिए आज का क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो पता है क्या करना है, वही करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।